फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो क्लास 11 का जो ज्योग्राफी चैप्टर 5 सेकंड बुक से है प्राकृतिक वनस्पति, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका परिचय देखिए कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐसी वनस्पति जो प्रकृति ने हमें दी है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और जो अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। यानी कि ऐसे वन जिनमें मनुष्यों का कोई रोल नहीं होता, मनुष्य उन्हें नहीं उगाते, वो प्राकृतिक वन कहलाते हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हुए होते हैं। यानी प्रकृति ही उन्हें उनका पालन पोषण करती है, वो वन प्राकृतिक वन होते हैं। आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए और अपनी अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वन क्या होता है, सबको पता होता है। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। जितने जितने भी भारत में वन हैं उनको पाँच वर्गों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और पर्वतीय वन, वेलाचली व अनूप वन। इन सब वनों की अलग अलग विशेषताएं, इन विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सोलास वन नीलगिरी, अन्यमलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध को सोलास कहा जाता है। यानी कि नीलगिरी जो पर्वत है, उन पर पालनी पहाड़ियाँ हैं, उन पर ये शीतोष्ण कटिबंध के जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हें सोलास वन कहे जाते हैं। इनके चित्र देखिए आप, ये सोलास वन है। जैसे ये पहाड़ियों पर जो भी ये जितने भी वन, ये छोटे छोटे वन होते हैं, इन्हें सोलास वन कहते हैं। अब जो वनों की मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। औसत तापमान 24 डिग्री से होता है। ये वन भारत में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय नाम से पता लगा कि ऐसी जगह जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः पश्चिमी घाट के जो इलाके हैं, जो भारत का जो पश्चिमी घाट है इधर का, गुजरात की तरफ का, उसमें ये पर्वत पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियाँ है, उत्तर पूर्वी जो हिमालय की पहाड़ियाँ है, अंडमान निकोबार में ये पर्वत पाए जाते हैं। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वे वन हैं जो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो वन है ये 100 से और 200 सेंटीमीटर की बीच के वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य एवं निचली घाटी अर्थात बाबर एवं तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में मिलते हैं। लगभग ये सबसे ज़्यादा राज्यों में ये वन मिलते हैं जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। प्रमुख पेड़ साल, सागवन, शीशम, चंदन, आम आदि ये सारे पौधे इसमें आते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि सभी राज्यों में होते हैं। ये तस्वीर देख रही है, उष्ण कटिबंधीय वन ऐसे होते हैं जिनमें सब मिक्स पौधे होते हैं, आम के हों या शीशम के हों, किसी भी के भी हों। ये उष्ण कटिबंधीय वन है। ये पेड़ ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। जो ये उष्ण कटिबंधीय वन है, ये जो गर्मी की जो ऋतु आती है उसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं। आपने देखा होगा गर्मी आते ही जब हवा चलती है तो पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, तो उन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। उनकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है, यानी कि बहुत ही ऊंचे पेड़ होते हैं। ये इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं।
जिससे इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है। ये वन हमारे कुल वन के क्षेत्र के 25% क्षेत्र में फैले हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए वन यही है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि 25% क्षेत्र पे, और इन वनों का ही व्यापार होता है हमारे भारत में। इन वनों के जरिए लोग पैसे कमाते हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ कंटेले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। जिन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उनमें छोटी छोटी झाड़ियाँ, आपने देखा कि वो छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ज़्यादा बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल है। यानी जो ये क्षेत्र है जिनमें वर्षा कम होती है, ऐसे सूखे क्षेत्र जिनमें वर्षा कम होती है, उनमें ये कंटीली झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं। आकाशीय खजूर नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती है। जो ये वन होते हैं ये बहुत ही बिखरे हुए होते हैं जिन्हें जल की आवश्यकता होती है। इनकी पत्तियों का आकार काफ़ी छोटा होता है। इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा और घोड़े, ऊँट पाए जाते हैं। इन जो ये पेड़ है इनकी बहुत ही लंबाई बहुत ही छोटी होती है, तो इनमें ये छोटे मोटे जानवर पाए जाते हैं। चूहे, खरगोश, लोमड़ी वगैरह ये छोटे जानवर पाए जाते हैं। अब देखिए पर्णपाती वन। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सह्याद्री के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठार, हिमालय की तलहटी के बाबर और तराई क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ये जो पर्णपाती वन होते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। लगभग वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, उनकी जैसी विशेषता इनमें है। ये जो पाए जाते हैं वो पूर्वी पठार, जो पूर्व के जो हमारे पठार हैं उनमें हिमालय की तलछटी, जो बाबर यानी जो पहाड़ का जो ऊंचा हिस्सा होता है उस पे, और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, यानी पूर्वी इलाके में ये वन पाए जाते हैं। ये वन ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये कम घने होते हैं और वृक्षों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि ये गहरे कम होते हैं और वृक्षों की ऊंचाई भी कम ही होती है। अब देखते हैं अनूप वन। भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ जमीन हमेशा जलयुक्त अथवा आर्द्र होती है वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को वेलांचली या अनूप कहते हैं। भारत में इस तरह की 8 आर्द्र भूमियाँ हैं जो अपने सघन वनों एवं जैव विविधता के लिए विख्यात हैं। यानी भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ जमीन हमेशा जल युक्त होती है तथा अथवा आर्द्र होती है, जहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को विलांचली या अनूप वन कहते हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें अनूप वन कहते हैं। भारत में इस तरह की 8 आर्द्र भूमियाँ हैं। जो भारत है उसमें इस तरह की 8 आर्द्र भूमियाँ हैं जो अपने सघन वनों एवं जैव विविधता के लिए विख्यात है। भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा अपने मैंग्रोव वनों के लिए विश्वविख्यात है। जो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य है उसके नीचे सुंदरवन डेल्टा जिसमें सारी नदियाँ जाकर गिरती है, वो इलाका है वो मैंग्रोव वनों के लिए विश्वविख्यात, यानी विश्व भर में भी उसकी चर्चाएं हैं कि उसमें मैंग्रोव वन है। इन वनों में टाइगर से लेकर सरीसृप तक बड़े छोटे जानवर पाए जाते हैं, यानी कि सारे प्रकार के जानवर इन वनों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए इन वनों के अस्तित्व की सुरक्षा की आवश्यकता है। और क्योंकि ये वन ज़्यादा कट रहे हैं, इन्हें काटे जा रहे हैं ज़्यादा, जो महिलाएं खासकर इनका ईंधन में उपयोग करती है लकड़ियों का, तो इस वजह से इनका सुरक्षा होनी चाहिए और प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए, जैव विविधता के लिए इनकी प्रजाति नष्ट ना हो, इस वजह से इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ये देखिए अनूप वन इस प्रकार के होते हैं, इसमें सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। शेर से लेकर भेड़, चीते वगैरह सब जानवर इसमें पाए जाते हैं।
अब देखिए वन क्षेत्र, ये वे क्षेत्र हैं जहाँ राजस्व विभाग के अनुसार वन होने चाहिए। इसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वृक्ष होने चाहिए उस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। देखिए वास्तविक वन आवरण, इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है ये वास्तव में प्राकृतिक वनस्पतियों के झरपुट से ढका होता है। भारत में सन 2001 में वास्तविक वन आवरण केवल 20.55% था। जो ये क्षेत्र होते हैं वन के, ये वास्तव में प्राकृतिक वनस्पतियों के झुरमुट क्षेत्र से ढका होता है, यानी जो प्रकृति ने वन दिया है वो उससे ढका होता है। जो ये वन जितने भी क्षेत्र होते हैं हमारे, वो सारे सारे यानी कि पूरे प्रतिशत से 20.55% पर ये वन पाए जाने चाहिए। ये वन आवरण नीति लाई गई थी कि 21%, लगभग 21% या 20.5% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन इसे बाद में 33% कर दिया गया। इसे अब 33% कर दिया गया है कि जितना भी हमारा भारत है उसके कुल आवरण पर 33% भाग पर वन पाए जाने चाहिए, और बाकी पे चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन 33% भाग पर ये होनी चाहिए। ये वन संरक्षण नीति लागू की थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सामाजिक वानिकी का अर्थ है, सामाजिक वानिकी का क्या अर्थ है ये देखते हैं। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना एवं ऊसर भूमि पर वन लगाना। ऊसर भूमि ऐसी भूमि जिस पर जो बिल्कुल बंजर है, जिस पर खेती नहीं हो सकती, ऐसी भूमि पर वन लगाए जानी चाहिए जिससे कि वो जो भूमि है वो उपजाऊ हो सके। तो ऐसी भूमि पर वन लगानी चाहिए, ये सामाजिक वानिकी ने तय किया था। अब देखिए सामाजिक वानी, इसका क्या अर्थ है। सामाजिक वानिकी शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 से 1979 ईस्वी में किया था। जो सामाजिक वानी का शब्द है वो सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था, ये ध्यान रखना, और कब किया था ये भी ध्यान रखना। सामाजिक वानिकी के क्या उद्देश्य थे। जनसंख्या के लिए जलावन लकड़ी की उपलब्धता, छोटी इमारती लकड़ी, फलों का उत्पादन बढ़ाना और छोटे छोटे वनों की आपूर्ति करना, ये सब इसके उद्देश्य थे। कि भाई जो जनसंख्या थी उसके लिए जलावन लकड़ियाँ उपलब्ध कराना, और जो छोटी इमारत थी वो लकड़ियाँ उपलब्ध कराना, फलों का उत्पादन बढ़ाना और छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति कराना, ये सब इसके उद्देश्य थे। ये सब पढ़ लेना एक बार। अब देखिए वन्य प्राणियों की संख्या में कमी। वन्य प्राणियों की संख्या में कमी किस कारण आती है। औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों का दोहन, कि जो हमारे उद्योग जितने भी हैं उनका विकास हो रहा है, उनसे धुआएं वगैरह निकलती है, प्रदूषण होता है, इस वजह से इन संख्या में कमी आ रही है। वनों का दोहन, वनों का अतिदोहन हो रहा है, उनको काटा जा रहा है, इस वजह से वन्य प्राणियों की संख्या में कमी आ रही है। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों आदि के लिए ज़मीन से वनों की छपाई, यानी खेती करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। मानव बस्ती यानी कि घर, नए नए घर बनाने के लिए वनों को काटा जा रहा है, सड़क बनाने के लिए, और खदानों यानी कि खदान खोदने के लिए भी खदान होते हैं, यानी कि खदान खोदकर बजरी निकालते हैं। गाँव में आपने देखा होगा, खदान खोदकर बजरी निकालते हैं, और जलाशय आदि के लिए ज़मीन से वनों की छपाई कर रहे हैं। इस वजह से उनकी जो वन्य प्राणियों की संख्या में कमी आ रही है, उनकी प्रजातियाँ धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। स्थानीय लोगों के चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई, जो स्थानीय जो गांव के लोग हैं उनके चारे के लिए मतलब जो भी पशु होते हैं उनके चारे के लिए ईंधन लकड़ी, मतलब बताया था, जो गांव की जो औरत होती है वो ईंधन जलाने के लिए पेड़ों को काट काट कर लकड़ियाँ प्राप्त करती है। तो इस वजह से इमारती लकड़ी के लिए भी पेड़ों की कटाई की जाती है। ये सब कारण हैं कि वन्यजीव लुप्त हो रहे हैं। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाह की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट कर दिया है।
जो पालतू पशु होते हैं, जो मानव पालते हैं, उन पशुओं की चारागाह के लिए कि वो चारा कहाँ से लाएं, इसलिए पैसे तो खर्च करके लाते नहीं और काट काट कर उनसे जो घास होती है व चारा वगैरह होता है वो काट काट कर खिलाते हैं। इस वजह से भी थोड़ी कमी आ रही है। रजवाड़ों तथा संघात वर्ग ने शिकार क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक वनों के लिए अभी भी मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो आपने एक सुना होगा कि चिपको आंदोलन आया था, वो इस वजह से आया था कि पेड़ों को बचाया जा सके, क्योंकि पेड़ों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनका ह्रास हो रहा है, तो इस वजह से उन्हें बचाया जा सके इसलिए कई आंदोलन भी चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। इस वजह से ये कुछ कारण है इनके, जो वन्य प्राणियों की संख्या में कमी हो रही है। तो गाइस, इसका फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो इस बुक में पढ़िए चैप्टर को और वापस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगी। ठीक है, बाय, धन्यवाद।